गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पे लेके चलने वाली हूँ, जो कि हिमालय पर्वत के बीचों बीच उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। और ये गुरुद्वारा अपने चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि बर्फ़ से बिल्कुल ढकी हुई हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और हर साल हज़ारों की संख्या में न केवल सिख समुदाय के बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी इस पवित्र पूजनीय तीर्थ स्थल पर आकर अपने मत्थे टेकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हेमकुंड साहिब का शाब्दिक अर्थ है लेक ऑफ स्नो, और अपने नाम के अनुरूप ही यहाँ पे जो पवित्र सरोवर है उस पे बर्फ़ की चादर जमी रहती है, या फिर अगर आप गर्मियों के टाइम पे आ रहे हैं तो भी इस कुंड का पानी एकदम बर्फीला होता है। क्योंकि ये गुरुद्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4633 मीटर की है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, जैसे कि आपको वहाँ तक कैसे पहुँचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, खाने पीने की वहाँ क्या सुविधा मिलने वाली है, आपको श्री हेमकुंड साहिब के लिए ट्रैकिंग कैसे करनी है, कितने दिन का समय लगेगा, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहता है विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे। तो आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको यहाँ से टैक्सी या बस लेके गोविंद घाट तक पहुँचना होगा। एंड गाइस, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको अपने शहर से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना होगा। ये तीनों ही यहाँ के निकटतम रेलवे स्टेशन है, आप तीनों में से किसी भी एक पे आ सकते हैं। आपको देश के सभी प्रमुख शहरों से इन स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और यहाँ रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आपको यहाँ से टैक्सी या बस के माध्यम से गोविंद घाट पहुँचना होगा, जो कि बद्रीनाथ धाम से लगभग 25 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। और बात करें अगर हम इन तीनों स्टेशन से गोविंद घाट की दूरी की, तो देहरादून से गोविंद घाट की जो दूरी है वो लगभग 303 किलोमीटर है। वहीं हरिद्वार से इसकी दूरी 290 किलोमीटर है, और ऋषिकेश से गोविंद घाट की दूरी 268 किलोमीटर है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी स्टेशन पे आ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप बस से आ रहे हैं तो भी आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना होगा, और यहाँ से आगे की यात्रा आपको बस या टैक्सी से करनी होगी, जिसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आगे इस वीडियो में देने वाली हूँ। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो आप वो भी आ सकते हैं। आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून होते हुए गोविंद घाट पहुंचना होगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूं, आप गोविंद घाट के आगे अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। इसके आगे आपको शेयरिंग टैक्सीज से जाना होगा, और अपनी गाड़ी आपको यहीं गोविंद घाट में पार्क कर देनी होगी। एंड गाइस, अब जल्दी से आपको बता देती हूँ कि आपको हरिद्वार पहुँचने के बाद गोविंद घाट तक कैसे पहुँचना है। तो आपको यहाँ पे हरिद्वार के सरकारी बस अड्डे पे जाना होगा, जहाँ पे आपको कुछ प्राइवेट बसेस भी लगी हुई दिख जाएंगी, और आपको यहाँ पे सुबह के 4 बजे से 7 बजे के बीच काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी गोविंद घाट तक के लिए, जिसका किराया आपको लगभग 500 से 700 के बीच पड़ जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ आकर भी बस की टिकट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पीक टूरिस्ट सीजन के टाइम पे आ रहे हैं तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपने बस की टिकट की बुकिंग करा के आएँ। एंड गाइस, यहाँ पे मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे ही निकल जाइए, क्योंकि आपको गोविंद घाट पहुँचने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगेगा, और आपको वहाँ पे पहुँच के अपने लिए एक होटल भी देखना होगा। एंड गाइस, अगर आप ऋषिकेश या देहरादून आए हैं तो वहाँ से भी आपको काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी गोविंद घाट तक के लिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ जो बसेस बद्रीनाथ धाम के लिए जाती हैं वो गोविंद घाट होते हुए जाती हैं, क्योंकि गोविंद घाट बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको यहीं से चारों धामों के लिए भी डायरेक्ट बसेस मिलती हैं, और 4 धाम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। एंड गाइस, बात करें अगर हम टैक्सी की, अगर आप बस से जाना प्रेफर नहीं करते हैं, आप टैक्सी प्रेफर करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पे हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से काफ़ी सारी टैक्सीज भी मिल जाएंगी, जिनमें मोस्टली आपको सुमो मिलेगी, जो कि आपसे 800 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेगी और आपको गोविंद घाट पहुँचा देंगी।
और गोविंद घाट पहुँचते पहुँचते आपको लगभग शाम हो जाएगी। तो उस दिन आपको यहीं पे होटल लेके स्टे कर लेना है। यहाँ पे आपको होटल और होम स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और इनके कॉस्ट की अगर हम बात कर लें तो आपको यहाँ 800 से 1500 के बीच होटल्स आराम से मिल जाएंगे। एंड गाइस, इसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना है गोविंद घाट से पुलना के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ गोविंद घाट में ही अपनी सारी डिटेल्स नोट करानी होंगी। और गोविंद घाट से पुलना तक की जो दूरी है वो लगभग 4 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको यहाँ गोविंद घाट से काफ़ी सारी शेयरिंग टैक्सीज मिल जाएंगी जो कि आपसे 50 रुपये पर पर्सन तक चार्ज करेंगी और आपको पुलना पहुँचा देंगी। और इसके बाद दोस्तों आपको पुलना से जाना है घांगरिया, जो कि यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर आप चाहें तो इस 11 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैकिंग करते हुए भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ रास्ते के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत हैं। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा चलना नहीं चाहते तो आपको यहाँ घोड़े का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जो कि आपसे लगभग 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेंगे और आपको घांगरिया पहुँचा देंगे। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है हेलीकॉप्टर का, जिसके लिए वो आपसे 3000 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेंगे और आपको घांगरिया पहुँचा देंगे। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप फूलों की घाटी विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको घांगरिया आना होगा। इसलिए मोस्टली टूरिस्ट घांगरिया में ही स्टे करके फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब दोनों ही प्लेसेस को कवर कर लेते हैं। तो फूलों की घाटी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। एंड गाइस, पुलना से घांगरिया अगर आप ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है, आप इसे 5 से 6 घंटे में पूरा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सजेशन बस आपको ये रहेगा कि आपको कोशिश करनी है कि पुलना से सुबह जितना जल्दी हो सके आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दीजिए घांगरिया तक के लिए, ताकि आप शाम होने से पहले पहले घांगरिया पहुँच जाएँ। क्योंकि पुलना से घांगरिया तक का जो रास्ता है वो घने जंगलों और नदियों के बीच से होकर निकलता है, इसलिए शाम होने के बाद यहाँ भालुओं का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप दिन ढलने से पहले ही घांगरिया पहुँच जाएं। एंड गाइस, यहाँ घांगरिया पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो यहाँ पे आपको होटल और होम स्टे दोनों के ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको GMVN के टूरिस्ट रेस्ट हाउसेस भी देखने को मिल जाएंगे, जिनके कॉस्ट की अगर हम बात कर लें तो आपको यहाँ पे 1000 से स्टार्टिंग करके 2-2500 तक के बीच होटल्स आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ घांगरिया में एक गुरुद्वारा भी है, वहाँ पे भी आपको रूम्स अवेलेबल होते हैं, जिसके लिए गुरुद्वारा कमेटी आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेती है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और यहाँ गुरुद्वारे में ही आपको लंगर का प्रसाद भी मिल जाएगा, आप उसे भी खा सकते हैं। तो आपको यहाँ खाने पीने की भी किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो इस दिन आपको यहीं घांगरिया में ही स्टे कर लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है श्री हेमकुंड साहिब के लिए। और यहाँ मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपनी ट्रैकिंग सुबह के 5-6 बजे ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि घांगरिया से गुरुद्वारे तक की जो दूरी है वो लगभग 6 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। और ये ट्रैकिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा रुकते हुए जाना पड़ेगा। इसलिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। एंड गाइस, अगर आप पैदल ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपको घांगरिया से ही घोड़े का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आपसे 2000 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेंगे और आपको श्री हेमकुंड साहिब तक पहुंचा देंगे। और वैसे तो आपको यहाँ पूरे रास्ते पे थोड़ी थोड़ी दूर पे नाश्ते, पानी और स्नैक्स की दुकानें देखने को मिलेंगी, लेकिन बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपने साथ भी खाने पीने की चीज़ें लेकर जाइए। और दोस्तों, यहाँ हेमकुंड साहिब पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पवित्र सरोवर देखने को मिलेगा, जहाँ पे सप्तऋषि पर्वत श्रृंखलाओं से पानी आता है। इस सरोवर को देखते ही आपकी सारी थकान मिट जाएगी। और इसी सरोवर के पास आपको लक्ष्मण मंदिर देखने को मिल जाएगा, आप उसमें भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो पहले इस सरोवर में स्नान करते हैं, इसके बाद गुरुद्वारे में जाकर मत्थे टेकते हैं और उसके बाद आप यहाँ के लंगर में ही भोजन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। और यहाँ के लंगर में प्रतिदिन 25,000 लोगों के लिए खाना बनता है, जिसमें कि आप समझ ही सकते हैं कि इतनी ऊंचाई तक सामान लाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती होगी। एंड गाइस, यहाँ हेमकुंड साहिब में रुकने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे लंगर में खाना खा के थोड़ी देर आराम करके आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करके यहाँ से जितना जल्दी हो सके रिटर्न हो लीजिए, ताकि आप दिन ढलने से पहले ही वापस अपने होटल पहुँच जाएँ।
और दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको श्री हेमकुंड साहिब के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो वैसे तो 3 से 4 दिन सफिशिएंट रहेंगे आपकी हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए, जिसमें से पहले दिन आपको गोविंद घाट में स्टे करना होगा, दूसरे दिन आपको घांगरिया में स्टे करना होगा और तीसरे दिन आप अपनी हेमकुंड साहिब की ट्रैकिंग करेंगे और इसके बाद चौथे दिन आप वहाँ से रिटर्न हो सकेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस ट्रिप में फूलों की घाटी भी कवर करना चाहते हैं तो इसमें आपको 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लेना होगा। एंड गाइस, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की ये यात्रा मई से अक्टूबर के बीच ही चलती है, सिर्फ 5 से 6 महीने के लिए। इसके बाद अक्टूबर के बाद यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगती है, जिसकी वजह से ये यात्रा बंद कर दी जाती है। तो आप मई से अक्टूबर के बीच कभी भी अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आप फूलों की घाटी भी इस ट्रिप में कवर कर रहे हैं तो उसे विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो जुलाई के एंड से सितंबर के फर्स्ट वीक तक का होता है, क्योंकि उस टाइम इस घाटी की खूबसूरती अपने पीक पर होती है। उस टाइम ये पूरी घाटी फूलों से भरी हुई होती है। एंड गाइस, बात करें अगर हम बजट की, तो अगर आप हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी दोनों को कवर करते हैं तो उस केस में आपको ऑन एन एवरेज 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और इस बजट में मैंने आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से हरिद्वार तक का फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया इंक्लूड नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप पुलमा से घांगरिया तक के बीच हेलीकॉप्टर या घोड़े की सुविधा लेते हैं, या फिर अगर आप घांगरिया से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक के बीच घोड़े की सुविधा लेते हैं तो उसका खर्चा मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके हरिद्वार से गोविंद घाट तक के बीच का किराया, जगह जगह होटलों में रुकने का आपका खर्चा और खाने पीने का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।